चलिए आज हम लोग क्लास 11th का जो केमिस्ट्री का चैप्टर 9 है, चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन। इसमें पहला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन? बोल रहा है आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान। आप लोग आवर्त सारणी पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, तो हाइड्रोजन का स्थान कहाँ पे जनरली देखे हैं आप लोग? आवर्त सारणी में पहले तो बताओ कितने आवर्त होते हैं, कितने वर्ग होते हैं? आवर्त होते हैं 7, वर्ग होते हैं 18। तो आवर्त को क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियड बोलते हैं ना। ये आवर्त है ना। आवर्त कितना होते हैं? 7। और वर्ग कितने होते हैं? जिसको ग्रुप बोलते हैं इंग्लिश में, कितने होते हैं? 18। ये तो पता है ना। अब वो पूछ रहा है यही आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान कहाँ पे होता है। तो हम लोग आवर्त सारणी को देख चुके हैं, पहले में ही होते हैं, फर्स्ट में रहता है कि नहीं। तो फर्स्ट को कैसे दर्शाते हैं? रोमन हरफ का आई लिख के ए लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये ओल्ड आवर्त सारणी है, मतलब पुराने आवर्त सारणी है। जो पहला वाला आवर्त सारणी हुआ है, जो अभी जो मॉडर्न आवर्त सारणी है उसमें ए बी से नहीं डिवाइड किया गया है, समझ रहे हैं। ये मेंडलीव का आवर्त सारणी है। मेंडलीव का आवर्त सारणी में पहला वर्ग में ए और बी दोनों हिस्से से भाग किया गया है। तो हाइड्रोजन का स्थान कहाँ पे होता है बता रहे हैं। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान 1a उपवर्ग में होता है। किसमें होता है? साब ग्रुप कहते हैं उसको, साब ग्रुप। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? उपवर्ग। समझे? समझ में आया कि नहीं? हाइड्रोजन का स्थान पहले किसमें है? फर्स्ट उपवर्ग में है। और है तो फर्स्ट उपवर्ग में कौन कौन होते हैं? फर्स्ट जो हाइड्रोजन तो है, उसके साथ और कौन है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इसके साथ रखा गया है। हाइड्रोजन को पहला किसके साथ रखा गया है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ। ये बात समझ में आया कि नहीं? आप कहीं कहीं देखिएगा आप लोग, जो उसको सत्वा मतलब 7 कौन सा है? 7A में भी रखा गया है। 7A को तो अब क्या बोलेंगे? उसको भी सब ग्रुप कहेंगे। वो भी क्या होगा? सब ग्रुप, मतलब उपवर्ग होगा। समझे? तो देखो हाइड्रोजन का कितने जगह में स्थान हुआ था? एक फर्स्ट उपवर्ग में, दूसरा 7th उपवर्ग में। अब 7th उपवर्ग में कौन होते हैं? हैलोजन ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं। तो हैलोजन में कौन कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। किसके साथ रखा गया हाइड्रोजन को? फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ और आयोडीन के साथ। ये लोगों के साथ रखा गया है। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? पहले बताओ क्या बोला? क्वेश्चन समझ में आया? जो हाइड्रोजन का स्थान बताओ किसमें? आवर्त सारणी में। तो हाइड्रोजन को कहां कहां रखा गया है? फर्स्ट ग्रुप में। कौन सा ग्रुप? सब ग्रुप में। और 7th का सब ग्रुप में। क्योंकि ये ओल्ड पीरियोडिक टेबल है। ओल्ड पीरियोडिक टेबल को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, ए और बी में। अब मॉडर्न में ऐसे डिवाइड नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। अब बात आता है जब हमने इसको 1A में क्यों रखा और 7A में क्यों रखा, ये भी तो मन में क्वेश्चन अराइज हो सकता है ना। तो उसके लिए यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिखा, इस पॉइंट के वजह से उसको किस में रखा है? 1A में। बात समझ रहे हो? तो देखो एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, चलते हैं। पहला मैं क्या लिखा? क्षार धातु से समानता। तो बताओ क्षार धातु पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में होते हैं? फर्स्ट ग्रुप में। क्योंकि क्षार धातु के अंदर आता कौन है? बताओ क्षार धातु के अंदर कौन आते हैं? हमारा क्षार धातु कौन कौन होते हैं बताओ? क्षार हाइड्रोजन को तो अभी रख रहे हैं, लेकिन बाकी कौन कौन आते हैं क्षार के अंदर? क्षार धातु में आता है हमारा, पहला आता है लिथियम। पहला कौन आता है? लिथियम। उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, फ्रांसियम, यही सब आते हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा? क्षार धातु से समानता। मतलब ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्रांसियम में क्या ऐसे समानता दिख गया हाइड्रोजन के अंदर जो उसको हमने रख दिया फर्स्ट वर्ग में। बात समझ में आ रहा है मेरा? तो एक एक चीज को देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने? इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास। तो बताओ पहले हम किसका चेक करेंगे? हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास चेक करते हैं। बताओ हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा बताओ तो? 1s1। ये समझ में आया कि नहीं? आया।
अब इसी में और कौन कौन तत्व है? सोडियम, पोटेशियम, फ्रेंशियम है। हम एक लिथियम का चेक कर लेंगे और किसका? सोडियम का चेक कर लेंगे। तो बताओ लिथियम का कितना होता है? बताओ 3। तो उसका इलेक्ट्रॉनेगेटिव कितना होगा? 1s2 फिर सोडियम का 11 होता है, इसका भी क्या होगा? 1s2 2s2 2p क्या होगा? 2p6 उसके बाद क्या होगा? 3s1। तो देखो यहाँ पे गौर से देखो, सोडियम और लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो। तो लास्ट में जो s में कितने इलेक्ट्रॉन है? और इसमें भी, हाइड्रोजन में भी। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास सब सेम हो रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन विन्यास सेम होने के वजह से उसको किसके साथ रखा? क्षार धातु के साथ। बस समझ में आया? आप क्षार धातु का जो जो गुण होते हैं, हाइड्रोजन का भी वही गुण होते हैं, इसीलिए उसको उस ग्रुप में भी रखें। समझे? हम इसी को ढूंढ रहे थे ना। क्लियर? तो क्लियर हो गया। आप देखो इसके बाद क्या दिया है मेरे को? इलेक्ट्रॉन विन्यास वाला क्लियर हो गया ना सबको? इलेक्ट्रॉन विन्यास के बाद क्या दिया है देखो। हाँ, इलेक्ट्रॉन विन्यास में और एक चीज हो गया। बताओ जज्जता कितने होंगे? संयोजकता, जो वैलेंसी, मतलब हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होगा? बताओ 1। क्यों? इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या आया था? 1s1। उसी प्रकार लिथियम का कितना आया था? 1s2 2s1। लिथियम का भी सोडियम का क्या आया था? बताओ 1s2 2s2 2p6 3s1। तो देखो तो सारे एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल में, मतलब बाहरतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो हम लोग वैलेंसी कैसे काउंट करते हैं? किसी भी तत्व के बाहरतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही तो। आप देखो इसकी बाहरतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसकी भी 1, इसकी भी 1। तो बताओ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम की संयोजकता या फिर वैलेंसी कितना हुआ? वैलेंसी कितना हो रहा है? 1। तो ये भी एक समानता दिख रहा है कि नहीं? तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ सबको। इसके बाद दूसरा पॉइंट में आते हैं। दूसरा पॉइंट में बोला है धन विद्युतीय गुण होते हैं। क्या बोल रहा है? किसकी? क्षारीय धातु का। क्षारीय धातु का क्या होता है? धन विद्युतीय गुण। अब धन विद्युतीय मतलब क्या है? जिसके ऊपर धनायन चार्ज आ जाए। अब बताओ सोडियम के ऊपर धनायन आता है कि ऋणायन आते हैं? धनायन। क्यों? क्योंकि इसकी बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप कोई भी तत्व क्या करना पसंद करते हैं? बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं? 8। तो इसमें बाहरी में 1 है, तो 8 एक्वायर करने के लिए इसको 1 छोड़ना पड़ेगा कि 7 लेना पड़ेगा? छोड़ना आसान है। तो ये जैसे ही छोड़ देगा इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 होगा कि नहीं? तो बताओ इसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है? सिमिलरली हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? बताओ 1 है, मतलब 1s1 है। ये भी इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस। तब क्या बचेगा? एक भी इलेक्ट्रॉन बचेगा क्या? 1s में 0 इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो क्षार धातु भी इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला? धन विद्युतीय गुण होते हैं। किसका? क्षारीय धातु का भी धन विद्युतीय गुण होते हैं, हाइड्रोजन का भी धन विद्युतीय गुण होता है। क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट सबको ना? इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या दिया है? संयोजकता। ओ संयोजकता ऑलरेडी तो बता चुका मैंने। अभी क्या बताया? 1 होता है ना, ये तो बता चुका ऑलरेडी। ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। समझ में आया कि नहीं सबको? इसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण अवस्था देखो, इससे पहले जब हम लोग किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कुछ नियम्स पढ़े थे कि नहीं? पढ़े थे। उसमें बता क्षार धातु की ऑक्सीकरण हर टाइम कितना मानते थे हम लोग? +1। क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितना मानते थे हम लोग? +1 मानते थे। ये जो क्षार धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितना मानते थे हर टाइम? सोडियम हो चाहे लिथियम हो चाहे पोटेशियम हो, ये लोग का ऑक्सीकरण संख्या कितना मानते थे हम लोग? अब बताओ हाइड्रोजन भी कुछ कंपाउंड को छोड़ करके ज्यादातर यौगिक के अंदर उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना मानते थे? +1 है कि नहीं? हाँ, किसमें +1 नहीं होता था? सोडियम हाइड्राइड में। सोडियम हाइड्राइड में -1 हो जाता था, या फिर पोटेशियम हाइड्राइड में, इसमें भी -1 हो जाता था, है कि नहीं?
बाकी सब केस में क्या होता था +1। तो इसलिए बोला क्या है ऑक्सीकरण अवस्था में समानता। जैसे कि सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है +1, पोटेशियम की भी +1, हाइड्रोजन की भी क्या होता है +1। कुछ केस में जैसे सोडियम हाइड्राइड पोटेशियम हाइड्राइड में -1 होते हैं। ये बात समझ में आएगी नहीं सबको? क्लियर। अब लास्ट पॉइंट बोल रहा है अधातुओं से संयोग। अधातुओं से संयोग थोड़ा समझते हैं। अधातु बताओ, एक दो ठो अधातु बताओ। हाँ अधातु बताओ। हाँ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस ये सब क्या है अधातु है। तो मैं ऑक्सीजन ही लेता हूँ। किसको ले रहा हूँ ऑक्सीजन। तो पहले चेक करता हूँ सोडियम के साथ, सोडियम मतलब क्षार धातु है कि नहीं? सोडियम के साथ किसका रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन। इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ रहे हो? तो सोडियम धातु के साथ किसको लिया तो बनेगा क्या बताओ तो NaO ना। हाँ अरे भाई जब भी कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो, वैलेंसी अदल बदल होते हैं कि नहीं? तो सोडियम की कितनी होती है वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन का 2 सोडियम के पास नहीं आएंगे। तो ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि नहीं? इसके बाद हम हाइड्रोजन का लेते हैं H2 + O2। ये क्या बनाएगा बताओ H2O बनेगा कि नहीं? तो देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ क्या बना रहा है मतलब अधातु के साथ एक कंपाउंड बना रहा है। ये भी क्या बना रहा है अधातु के साथ कंपाउंड। और जिसमें देखो इसमें इसका अदल बदल कर रहा हूं तो कितना आ रहा है Na2O, इसमें भी क्या है H2O। बात क्लियर हो गया? इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन तत्व को किसके साथ तुलना करेंगे हैलोजन मतलब 7A ग्रुप के साथ तुलना करेंगे। तो इसमें ऐसे क्या समानता है जो हैलोजन के साथ रखने लगे। तो उसके लिए पहला पॉइंट क्या दिया है देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले हम किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लेंगे हाइड्रोजन का जिसको रखना है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है भाई 1s1। अब 17 ग्रुप में कौन कौन आते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। में फ्लोरीन का चेक कर लेते हैं। फ्लोरीन का कितना होगा बताओ। फ्लोरीन का कितना रहते हैं इसके पास 9। तो क्या होगा बताओ 1s2 2s2 2p5। अब देखो इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और इसका आउटर मोस्ट सेल में 7। तो कैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास सेम है? सेम तो नहीं दिख रहा है। लेकिन इससे पहले वाला में क्या दिख रहा था उसकी भी आउटर मोस्ट में 1 था और क्षारीय धातु की भी आउटर मोस्ट, इसीलिए तो हमने रख दिया था इलेक्ट्रॉन विन्यास के हिसाब से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसमें सेम है नहीं फिर भी रख रहा है। लेकिन है एक चीज में समानता। क्या है अब बताओ। हाइड्रोजन जो इनर्ट गैस होते हैं, इनर्ट गैस के अंदर कौन कौन आते हैं हमारा 18 ग्रुप में जो एलिमेंट आते हैं 18 ग्रुप में कौन कौन आते हैं 18 ग्रुप में आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब आता है ना। ये सब इनर्ट गैस होते हैं। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ 2, नियॉन के पास 10, यही ना होते हैं। समझ रहे हो? तो ये हाइड्रोजन को इनर्ट गैस का एक्वायर प्राप्त होने के लिए मतलब हाइड्रोजन के पास कितनी है तो हीलियम गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए उसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए एक। बस समझ में आ रहा है मेरा? जैसे ही हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा तो वो किसका ले लेगा एक्वायर हीलियम का ले लेगा कि नहीं? समझ रहे हो? सिमिलरली फ्लोरीन के पास कितने हैं तो इसका एक्वायर प्राप्त होने के लिए उसको बाहरी कोश में और कितना लेना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ले लेगा वो किसका प्राप्त कर लेगा बताओ नियॉन का ले लेगा कि नहीं बात समझ में? तो कहने का मतलब दोनों तत्व जैसे ही इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहे हैं तो दोनों लोग एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि छोड़ रहा है ले रहा है। इसीलिए समानता है। बात नहीं समझा? क्लियर हो गया? उस केस में क्या था बाहरी कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन था चाहे वो क्षार धातु हो चाहे हाइड्रोजन की हो। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के बाद प्राप्त करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लोग ले रहा है। इसीलिए समानता है। इनर्ट गैस अक्रिय गैस अक्रिय गैस। इनर्ट मीन्स कोई किसी के साथ काम नहीं करता है। बस समझ में आ गया? अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। इसीलिए ये पहला पॉइंट समानता था। क्लियर हो गया सबको? इसके बाद ऋण विद्युतीय गुण। ऋण विद्युतीय गुण में आते हैं। देखो अब बताओ यहाँ पे देखो ऋण विद्युतीय गुण में ये भी ऋण विद्युत हाइड्रोजन भी ऋणायन होंगे कि धनायन होंगे
क्यों? क्योंकि देखो इनर्ट गैस का एक्वार्ड प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि छोड़ रहा है? तो जैसे ही हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, किसी भी तत्व इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे तो माइनस चार्ज आता है कि प्लस आता है? माइनस। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? ये भी फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके ऊपर भी क्या आएगा? तो दोनों देखो ऋणायन हुआ कि नहीं? बात क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? दोनों लोग क्या हुआ? ऋण विद्युतीय गुण है। अब तीसरे में संयोजकता, बता तो संयोजकता कितने होंगे? इसकी व्यवहारिक कोश में कितने हैं? एक। इसकी बाहरी कोश में कितनी है? 7 है। लेकिन 7 है तो होना चाहिए था कितना? 7। लेकिन हमने बताए थे क्या? आउटर मोस्ट सेल में एवह 4, 8 से सब्ट्रैक्ट, 8 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? 1। तो दोनों का संयोजकता क्या आ रहा है? सेम आ रहा है कि नहीं? इसकी भी संयोजकता 1 आ रहा है कि नहीं? हाइड्रोजन की भी 1, फ्लोरीन की भी 1। क्लियर हुआ सबको कि नहीं? इसके बाद लास्ट है ऑक्सीकरण अवस्था। हाँ, ऑक्सीकरण अवस्था में बताओ फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? मैंने बता दिए थे, -1। फ्लोरीन का कितना होता है? क्यों -1? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक लिया, एक लेगा तो माइनस होता है, इसलिए माइनस। हाइड्रोजन का भी क्या हो रहा है? माइनस। क्योंकि कुछ कुछ केस में, जैसे इससे पहले ही हमने बताया था क्या है? NaH, इसमें हाइड्रोजन का क्या होता है? -1 ना। बात समझ में आ रहा है? अभी क्षारीय धातु में +1 दिखा रहा था ऑक्सीकरण संख्या, लेकिन इसमें देखो -1 दिखा रहा है। तो इसीलिए ऑक्सीकरण संख्या की अवस्था का समानता की वजह से इसको हैलोजन के साथ रख रहे हैं। लास्ट और 2 है, एक भौतिक अवस्था है। तो भौतिक अवस्था मतलब क्या होता है? बाहर से देख के पहचानना उसकी क्या अवस्था है। मतलब हाइड्रोजन गैस को हम लोग जब देखते हैं वो किस अवस्था में रहता है? गैस अवस्था में। हाइड्रोजन गैस नहीं बोलते हम लोग, तो गैस फॉर्म में है कि नहीं? अब बताओ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, वो लोग भी क्या है? गैस अवस्था में। तो ये भौतिक अवस्था में क्या है? गैस है कि नहीं? गैस है ना? गैस अवस्था में है। क्लियर हुआ? और लास्ट है द्विपरमाणु अणु बनने का गुण। बताओ हाइड्रोजन गैस H2 में एग्जिस्ट होता है कि H में एग्जिस्ट होता है? H2। तो देखो द्विपरमाणु हुआ कि नहीं? क्लोरीन गैस भी कैसे होते हैं, चाहे फ्लोरीन भी, F2 या फिर Cl2। तो लास्ट पॉइंट क्या बोला? द्विपरमाणु अणु बनने का गुण है। हाइड्रोजन के अंदर भी है, फ्लोरीन क्लोरीन के भी अंदर है। इतने सारे समानता के वजह से उसको एक बार कभी 17 ग्रुप के साथ रख देते हैं, कभी तो हाइड्रोजन को धातु भी बोलते हैं और अधातु भी बोलते हैं। जब हम लोग फर्स्ट ग्रुप में रखेंगे वो धातु के साथ जैसे काम करेगा, 17 ग्रुप में रखे तो अधातु भी जैसे काम करेगा। बात क्लियर हो गया सबको?